निर्माण में क्या क्या भौगोलिक कारण थे, सांस्कृतिक बहुलता थी या सांस्कृतिक, जैसा कि अभी मैंने बताया, चिंतन की एकता थी, तो इसके प्रति हमें ध्यान देना होगा। वास्तव में व्यापक भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही पूरे भारतीय भाषाई समाजों की संस्कृतियों का विकास हुआ था। जैसा कि भाई साहब ने ये जो वर्गीकरण था, द्रविड़ समाज या आर्य समाज वगैरह का वर्गीकरण हुआ है, तो एक प्रकार का यूरोप केंद्रित विचारों के बल पर ये उत्पन्न ये यानी चिंतन हमारे सामने आया है। एक बात के प्रति आप ध्यान दीजिए, कब से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ? तो हिंदी का इतिहास कितना लंबा है? 1000 साल का है। दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति आप ध्यान दीजिए, तमिल 1400 या 1500 साल पहले तो उसका विकास हुआ था, ईसा के बाद 300-400 से। उसके पहले कौन सी भाषाएं थी? द्रविड़ परिवार को लेकर प्रोटो द्रविडियन भाषाओं की बात करते हैं। और संस्कृत, नेपाली, प्राकृत, संस्कृत, संस्कृत से पहले कौन सी भाषाएं थी? तो भाषाओं को वहां या बोलियों को संस्कृत करके ही संस्कृत को बनाया गया। उसके बाद जो जैसी जैसी संस्कृत, भारत के राष्ट्रीयकरण या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया विकसित हुई, अलग अलग है, तो जो बोलियां थी उनमें संस्कृत के शब्द आ गए, तो आप उसको भाषा कहिए, बोली कहिए। तो तमिल में भी तो एक मणिक प्रवाल शैली आपको दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे संस्कृत शब्द दिखाई देते हैं। मलयालम में मणिक प्रवाल शैली है, जिसमें बहुत सारे संस्कृत शब्द दिखाई देते हैं। तेलुगु में 70% संस्कृत शब्द ही है, और कन्नड़ में भी तो यही स्थिति आपको दिखाई देती है। तो इस क्रम में अन्य भारतीय भाषाओं को भी लीजिए, तब हिंदी का तो अलग समस्या है हिंदी की, तो उसमें आप बोली और यानी मानक हिंदी के विकास क्रम को लेकर बहुत सारी चीजें हमें दिखाई। यहाँ इन सारी समस्याओं के साथ किस रूप में हमारे चिंतन का विकास हुआ, क्योंकि जैसी जैसी नई भाषाओं का विकास हुआ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में, अब उसी शब्दावली का प्रयोग करें, इन भाषाओं में विषय वस्तु कहां से आई? वही भारतीय चिंतन की परंपरा। क्योंकि आप दक्षिण में तेलुगु को लीजिए या कन्नड़ को लीजिए, तमिल को लीजिए, पहली रचनाएं कौन सी रचनाएं हैं? रामायण और महाभारत के ही पुनर्रचना से ही या उनकी यहाँ दक्षिण की भाषा की आधुनिक तथाकथित आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास आपको दिखाई देता है। नन्नई का महाभारत पहली रचना है। कन्नड़ में जो लेखक त्रय के द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं यही हैं। आज भी मैं ये बोलता हूँ, जो चूंकि धर्म की भाषा संस्कृत है, कुछ ललित संस्कृत के ऐसे छंद है जिनको तेलुगु में भी तेलुगु मानकर चलते हैं, जैसा कि ये प्रार्थना गीत है वगैरह, या कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम, हमारे तेलुगु वाले बोलते हैं ये तेलुगु की रचना है। अब संस्कृत की है या तेलुगु की है या तमिल की है, कहना बहुत मुश्किल है। इतनी शब्दावली तो आ गई है, तो एक रूप का, क्योंकि यहाँ एक चिंतन धारा प्रवाहमान थी, तो उसी चिंतन धारा, उसी दर्शन, क्योंकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे तो हमारे यानी विशेष शास्त्रों का विकास हुआ, दर्शन का, भारतीय दर्शन का विकास हुआ था, आयुर्वेद का, चिकित्सा विज्ञान का, बहुत सारे शास्त्रों का विकास हुआ था। उन शास्त्रों के साथ संस्कृत शब्दावली भी सुगठित हो गई, उसी से ग्रहित करके तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो ये मेरा कहना है। इसके अलावा एक और बात के प्रति भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारत में लिखित साहित्य को एक और ताड़पत्र, तालपत्र या वगैरह पर जो लिखित साहित्य को दिखाई देता है, तो लोक साहित्य या देसी साहित्य, मौखिक साहित्य दूसरी परंपरा हमें दिखाई दे। वास्तव में मूलतः श्रुति की परंपरा से ही संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, तो इसके प्रति भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन एक विशेषता की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। बात यह है कि जो दर्शन धाराओं का विकास हुआ था, ईसा कुछ पहले या ईसा के बाद बौद्ध धर्म का जो प्रभाव पड़ा 2-3 सदियों में, दक्षिण पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई देता है। इसलिए तमिल साहित्य पर बौद्ध और जैन साहित्यों का थोड़ा सा हल्का सा प्रभाव दिखाई देता है। ये एक ध्यान देने योग्य बात। फिर भी ये जो स्वतंत्र बोली के रूप में सब तमिल का विकास हुआ था, जिसका मानकीकरण उस क्रम में हो रहा था, उसमें तो जो देसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जहां पारंपरिक भारतीय यानी चिंतन परंपरा में धर्मार्थ काम मोक्षों को हम
यानी फल यानी पुरुषार्थ के रूप में या जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तमिल रचनाओं में आप देखेंगे तिरुकुरल वगैरह में धर्म, अर्थ और काम तक बातें सीमित हो गई है, तो उसमें मोक्ष की बात आपको दिखाई नहीं देती। तो ये एक विशेषता है। तो क्योंकि जो देसी रूप में तो जो जिस प्रकार का चिंतन का, उसके बाद आप बाद में देखेंगे जब आचार्य शंकर का पदार्पण होता है, जब आचार्य रामानुज का पदार्पण होता है, फिर से वैदिक चिंतन का पूरा प्रभाव तो हमें दिखाई देता है और वहाँ मोक्ष को भी तो विशेष रूप से स्वीकार किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप नैनार और आळवार परंपरा में मोक्ष को स्थान नहीं दिया, वो भी है, लेकिन देसी रचनाएं और शास्त्र के आधार पर विकसित रचनाओं की ओर हम देखें तो एक अंतर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ नैनार और आळवार की जो परंपराएं तो एक अर्थ में नई जनतांत्रिक परंपराओं के विकास का परिचय हमें इसके बात पर मिल जाता है। क्योंकि यदि आप हमसे पूछेंगे भारत को दक्षिण की क्या देन है, जरूर हम ये कहेंगे कि ये भक्ति आंदोलन नए सिरे से जो प्रारंभ हुआ है, यही भारत को यहाँ दक्षिण की तो देन है। ये हम क्योंकि राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में तो जो जहाँ मुगल आए थे तो यानी दूसरी वो यानी देश चल रहा था, तो चिंतन पर आघात पड़ा, तो फिर वहां से तो ये यानी परंपराएं तो फिर से भक्ति आंदोलन आकर अब यहाँ संस्कृत से अनुवाद, संस्कृत के अनुकरण के बल पर ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ एक ओर, तो दूसरी ओर लौकिक परंपराओं से, लोक परंपराओं से भी विकसित हुआ। तो ये प्रभाव यानी बहुधा हमें सारी भारतीय भाषाओं पर दिखाई देता है। अब यहाँ रामचरित को लेकर बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इन सबको मैं स्किप कर रहा हूँ इसलिए कि बात जो है, मूल बात मेरा ये कहना है, संस्कृत में ऋग्वेद की जो कथा कहानियां हैं उन्हीं को लेकर यानी उर्वशी क्रूरवा से लेकर जलप्लावन की कथा से लेकर बहुत सारी यम संवादों को लेकर बहुत सारी कथा कहानियां इधर आधुनिक हिंदी साहित्य में भी तो हमें दिखाई देती हैं। और वीरगाथा काल में तो जो जितना धार्मिक साहित्य का अगर आप जिसको आप नाथ साहित्य परंपरा का जो भाई साहब ने उल्लेख किया, ये तो पुरानी भारतीय परंपरा को ही लेकर तो आगे विकास है। तो कुछ ये रासो परंपरा या जो लौकिक परंपरा से विकसित ग्रंथ है या रचनाएं हैं, ये लौकिक परंपरा से या देशज रूप में विकसित है। ये भारत की सारी भाषाओं में इस प्रकार की परंपराएं हमें दिखाई देती हैं। तो इसके अलावा दो तीन बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भारत का जो संस्कृतिकरण तो हो रहा था या राष्ट्रीय चेतना भारत में विकसित हो रही थी, उसके 3 चरणों में हम एक तरह से विभाजित करके देख सकते हैं। पहले चरण में जैसा कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है, उसमें एक सर्व भारतीय संस्कृति का जो विकास हुआ है, उसमें संस्कृत परंपराओं की, वैदिक परंपराओं की मुख्य भूमिका है। या भागवत पुराण या महाभारत, रामायण वगैरह की कथाओं का ही अनुसृजन पूरी भारतीय भाषाओं में आपको दिखाई देता है। लेकिन इनको हम अनुसृजन कह रहे हैं, अनुवाद नहीं कर रहे हैं। अब रामचरितमानस का विश्लेषण तो हम अनुवाद के पैमाने पर नहीं करते, तो उसको मौलिक रचना के रूप में हम करते हैं, लेकिन वास्तव में तो कथा को वहीं से वाल्मीकि रामायण से तो आने वाली कथा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दी। दूसरे चरण में जब से यहाँ तो हिंदी का विकास या हिंदी की बोलियों से विकास शुरू हुआ, आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संश्लेषण भी शुरू हो गया। तो इसको संश्लेषण कहें, द्वंद्व या टकराहट कहें, तो एक दूसरी विशेषता हमारे सामने दिखाई देती है। यहाँ प्रभाव ग्रहण की दृष्टि से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो सारी भारतीय भाषाएं या कहीं से भी तो विचार आ रहे हों तो उसको ग्रहण करती हैं, ग्रहण करके विकास की ओर जाती है। अब इस क्रम में तीसरे चरण में हम ये देखेंगे, यहाँ आधुनिक युग में अंग्रेजों का आगमन तो शुरू हुआ। दरअसल समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। अंग्रेजों ने यूरोप केंद्रित जो उनकी जरूरतें हैं, उनकी शिक्षा पर बहुत सारी चीजें यहाँ से गई थी। अब भारतीय परंपराओं को उन्होंने दबा दिया और दबाकर उन्होंने एक नया मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो जिसको वैज्ञानिक के बार बार बोलते थे, जबकि विज्ञान शब्द भारत में ऋग्वेद से लेकर बहुत कई बार उसका प्रयोग हुआ है। वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास या चिंतन का विकास, शोध दृष्टियों का विकास भारत में हुआ था।
तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद वास्तव में वैदिक रचनाओं की तो विषय वस्तु को फिर से उपनिषदों की विषय वस्तु को पुराणों में जो कुछ कहा गया है, महाकाव्यों में, यहाँ पूरी काव्य परंपरा को आप देखिए, बार बार जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, जनता की सोच को समृद्ध करने के लिए, और भारत को यानी आजकल जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, समृद्ध बनाने की चेष्टाएं बार बार की गई है। तो ये एक विशेषता है कि समाज में संतुलन लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, कुछ तत्व समाज में या इस तरह से दिखाई देते हैं, या वर्ण व्यवस्था वगैरह, जिनके उत्तर या जिनके समाधान के रूप में भक्ति आंदोलन आया था, जो भक्त बनता है पूरे समाज में, तो ये एक में एक हो जाता है, इसमें कोई भेद दिखाने की चेष्टाएं नहीं की गई। और इस रूप में संस्कृत और प्राकृतिक साहित्य परंपराएं और संप्रदाय और उससे यानी एक साहित्यिक धारा जो विकसित हो रही थी, और द्रविड़ प्रदेश में तो जो परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इधर अंग्रेजों के आगमन के बाद पाश्चात्य प्रभाव के अधीन कुछ नई जो साहित्यिक विधाओं का, यानी उपन्यास, कहानी, जीवनी वगैरह का विकास हुआ था, नए प्रभाव पड़ने लगे, तो नए वाद भी आ गए। फिर एक धारा आम